बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की गई है और ये साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा का जो मामला था और ECL में नाम डलवाने का जो मामला था मौलवी इकबाल हैदर की, और उसको अदालत ने 1 लाख रुपये जुर्माना भी आयद किया था, दरख्वास्त खारिज भी की थी। उसके बावजूद उसको आराम ना आया और वो अब इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल कर दी है। उसकी तफ़सील आपके साथ शेयर करूँगा। और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने शहबाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ पहला हुक्मनामा जारी कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं समेत सीनियर अफसरान, जिसमें DG एंटी करप्शन, डायरेक्टर FIA लाहौर डॉक्टर रिजवान, इन जैसे लोगों का नाम स्टॉप लिस्ट में डाला गया था, उस पर बड़ा एक्शन लेते हुए ना सिर्फ उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया बल्कि सख्त ऑर्डर भी कर दिया है और 24 घंटों के अंदर अंदर जवाब तलब कर लिया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मामला है और ये दायर किया गया था, जिसमें इमरान ख़ान का नाम था, अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तान में जो अमरीकी सफ़ीर थे, अमरीका में जो पाकिस्तानी सफ़ीर थे असद मजीद साहब, उनका नाम था। इसके अलावा फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और कासिम सूरी, इन सब का नाम था, जिसमें ये अदालत से 3 गुजारिशात की गई थी। एक तो ये कहा गया था कि इनका नाम ECL में डाला जाए, दूसरी गुजारिश ये की गई थी कि इनके ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमे दर्ज किए जाएँ, तीसरा ये था कि धमकी अमेज़ ख़त को उस पर इंक्वायरी की जाए और उस पर उस मामले को देखा जाए। जब ये मामला इनका खारिज हुआ, और असल में ये मौलवी इकबाल हैदर एडवोकेट ने यह दरख्वास्त इस वजह से दी है कि 1 लाख रुपये जुर्माना माफ़ करवाने के लिए ये दरख्वास्त दायर की गई। उनको पता है मेरिट के ऊपर उनका केस नहीं है, लेकिन 1 लाख जुर्माना है, वो भी उसी फ़ैसले का हिस्सा है। अब एक बंदा जो किसी के पे रोल पर काम करता है और वो दरख्वास्तें अदालत में उल्टी सीधी दरख्वास्तें देता रहता है, अब उसको पता है 1 लाख रुपए उसने कहाँ से देने हैं। इस वजह से वो अपना 1 लाख बचाने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल कर रहे हैं। और इंट्रा कोर्ट अपील में वो कहते हैं कि सिंगल रुकनी बेंच ने ठीक से मुझे सुना नहीं है और बग़ैर सुने फ़ैसला दिया है। और साथ ये कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म ने अमरीकी साजिश का इल्ज़ाम लगाया और वो धमकी आमेज़ ख़त की इंक्वायरी, तफ्तीश और तस्दीक करने के पाबंद थे। अपील में कहा गया कि मुतनाज़ ख़त आलमी अदालत इंसाफ में चैलेंज करने की ज़रूरत थी, लेकिन इमरान ख़ान ऐसा करने में नाकाम रहे। उनको नहीं पता कि जो सफारती जो इस्तिस्ना हासिल होती है और इंटरनेशनल लॉ में इन चीज़ों का कितना ख्याल रखा जाता है, उसको किसी चीज़ का नहीं पता। और बस एक बात मुंह में आई और बोल दी कि इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चैलेंज करना चाहिए था। और फिर इसको ये भी नहीं पता कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब तक दोनों रियासतें ना जाएं तो केस दायर इंडिविजुअल नहीं होता। और उसके बावजूद पता नहीं कैसे लोग हैं और क्या करते हैं। कहते हैं कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 24, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 2A वो खिलाफ वर्जी की गई है और पाकिस्तान की यकजहती, सालमियत, खुद मुख्तारी और सलामती को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। अमेरिका के साथ तल्लुकात ख़त्म करके भी पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुँचाया गया है। अपील में अदालत से इस्तदा की गई कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, US सफारतकार फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और कासिम सूरी के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए और दरख्वास्त गुजार की शिकायत पर वजारत दाखिला मज़कूर अफराद के ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू की जाए। अपील में कहा गया कि कानून के मुताबिक ये शिकायत हाई ट्रीज़न एक्ट के तहत दायर इख्तियार रखने वाली ट्रायल कोर्ट को भेजी जाए। अदालत वजारत दाखिला को हुक्म दे कि दरख्वास्त पर फैसला होने तक इमरान ख़ान, US सफारतकार फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और कासिम सूरी का नाम ECL में डाला जाए। अब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक वजाहत दी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो रात गए अदालत खोली गई है उसका मकसद अवाम उन्नास की फ़लाह व बहबूद का था और कोई हंगामी ऐसा मामला ना हो जाए, इसलिए था। और उसमें फिर जो तर्जमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एक मरासले का भी जिक्र किया कि 2019 में एक मरासला जारी हुआ था, 2021 में जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जो एक स्पेसिफिक टाइम है उसके बाद भी दायरगी हो सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि उससे क्या मुराद होता है और दायरगी का क्या तरीक़ाकार है। हम तो सारा दिन अदालतों में, हाई कोर्ट्स में ये चीज़ें भुगतते रहते हैं और हमें पता है कि 11 बजे के बाद टाइम हो जाए तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है रजिस्ट्रार साहब की और उनको कितनी कहानियाँ सुनानी पड़ती हैं, उसके बाद जाके तो आपका केस फिक्स होता है। ये मैं आपको दिन 11 बजे की बात बता रहा हूँ और चे जाए कि रात के 11 बजे, रात के 12 बजे ये सारा कुछ हुआ। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भुगतना पड़ेगा जो इस मौलवी इकबाल हैदर की 9 और 10 अप्रैल की रात को 11:30-12 बजे आपने दरख्वास्त फ़िक्स की, समाअत के लिए मुकर्रर की और रजिस्ट्रार साहब ने अपने इख्तियारात का तजावुज़ किया और तजावुज़ करके रात के, हम कहते हैं कि ऑनरेबल अदालतों के पास अख्तियार है,
चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास अख्तियार है। हमारा जो लॉ है वो आईनी अदालतों को कॉग्निजेंस लेने की इजाज़त देता है कि वो किसी भी लम्हे किसी भी मामले पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रार के पास ये इख्तियार कहाँ से आ गया है? और ये जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनसे भी पूछा जाना चाहिए। और मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि यही वजह है कि ये इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की गई है और अब इस इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत होगी और अल्टीमेटली खारिज होगी। और मैं अदालत से ये गुजारिश करूँगा कि ये 1 लाख बख्शवाने आए हैं, अगर 5 लाख तक जुर्माना आयद ना किया गया तो कौम देख रही है। और फिर कौम की अदालत में आपने देखा कि बाकी अदालतों को भी फिर करना पड़ता है, मामलात और बातें वाज़े करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से ऑनरेबल कोर्ट से गुजारिश है कि इस दरख्वास्त को खारिज किया जाए और मज़ीद भारी जुर्माना आयद किया जाए। अब मामला आ जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं समेत जो 6 लोगों का नाम स्टॉप लिस्ट में डाला गया था FIA की। अच्छा, ये ऐसा एक कारनामा है कि अभी अदम एतमाद पर वोटिंग जारी है और अभी अदम एतमाद पर वोटिंग हुई, फिर अगला दिन इतवार का आया, उसके बाद सोमवार थी, फिर शहबाज शरीफ को पहले तो उसका इलेक्शन ही बड़ा अजीब हो गया। स्पीकर इलेक्शन करवाना नहीं चाहता, अपोजिशन इलेक्शन की वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहती, सदर मुमलिकत उसमें हलफ नहीं लेना चाहते उनका, और हमारे आर्मी चीफ साहब उसमें तशरीफ़ नहीं लाते। ये सारा कुछ हुआ, एक इलेक्शन हो गया। चले मान लेते हैं कि वो आज सुबह 7 बजे तशरीफ़ लाए और वज़ीर आज़म हाउस में उन्होंने अपने सारे मामलात को देखा। मरीम नवाज़ ने एक तंज़िया ट्वीट भी किया कि जो पहला वज़ीर आज़म था वो दिन के 10 बजे उठता था और ये वज़ीर आज़म सुबह 7 बजे उठता है, और ये वज़ीर आज़म जब सानिया मॉडल टाउन हुआ था तो दिन के 11 बजे ये उठा था, जो अक्सर कहता था कि मैं सुबह 7 बजे जाग जाता हूँ। सारी रात और सुबह कत्लेआम होता रहा और ये 11 बजे उठे। कमीशन को बयान दिया कि मैं 11 बजे उठा, मैंने टीवी पर देखा कि वहाँ पर कोई इशू हो रहा है, तो फिर मैंने वहाँ पे फ़ोन किया और मैंने रुकवाया। तो ये 7 बजे जागते हैं, तो वो कैसे? वज़ीर आज़म तो अभी वो बने नहीं थे, अभी ना कोई कैबिनेट बनी थी ना हुकूमत बनी थी, तो ये FIA को किसने हुक्म दे दिया? और जब मामला था और जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी थी उस वक्त तो हुकूमत अभी पिछली कायम थी, अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ था उसके ख़ात्मे का, तो ये कैसे हो गया? उस पर आज समाअत हुई और 6 अफराद के नाम थे: शहबाज गिल, शहजाद अकबर, डिजिटल मीडिया हेड इमरान खान के फोकल पर्सन डॉक्टर अरसलान खालिद, वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, पंजाब एंटी करप्शन के डायरेक्टर जनरल गौहर नफीस और मोहम्मद रिजवान। अब मोहम्मद रिजवान ख़ुद डायरेक्टर लाहौर है FIA का और उसका नाम भी स्टॉप लिस्ट में आ गया। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैं इस वजह से कहता हूं कि ये मुस्लिम लीग नून ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल शुरू कर दिया अपनी हुकूमत बनने से पहले, क्योंकि डायरेक्टर FIA से कम अज़ कम हमारे इदारों को कोई इशू नहीं है, शहजाद अकबर से भी कोई इशू नहीं है हमारे इदारों को शहबाज गिल से भी कोई इशू नहीं है। और अगर कहीं सोशल मीडिया की हम कंपेन की बात करें और वो उस हद तक हम अरसलान खालिद की बात करें, बाकियों की हद तक तो मामला नहीं था। और फिर आज़म खान से कौन सा मामला था? तो ये इसका मतलब ये है कि ये वो लोग थे जिन्होंने केसेस बनाए थे शरीफ ख़ानदान या मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, और फिर उनके ख़िलाफ़ ये विक्टिमाइजेशन शुरू की गई। अदालत में जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जो 10 अप्रैल को शहजाद अकबर ने कहा कि 10 अप्रैल को रात 1:57 पर नाम स्टॉप लिस्ट में डाले गए। साथ ही स्टॉप लिस्ट के स्क्रीनशॉट्स भी अदालत में पेश किए, जो अदालत में जो उनको भिजवाए गए, स्टॉप लिस्ट में डाल के साथ स्क्रीनशॉट भी भेजा गया कि देखें आपका नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया है। शहजाद अकबर ने कहा कि वफाकी तहकीकाती इदारे के डायरेक्टर जनरल को बुलाकर पूछें ये किसके कहने पर हुआ। अगर मैंने कोई कत्ल किया हो या कोई ऐसा जुर्म हो तो फिर नाम शामिल हो सकता है, ना मेरे खिलाफ कोई दरख्वास्त है, ना कोई इदारा दरख्वास्त गुजार है, तो फिर ये कैसे हो गया? चीफ जस्टिस ने कहा कि ब्लैक लिस्ट तो ये अदालत पहले ही गैर कानूनी करार दे चुकी है, तो ये कैसे हो गया? और हमारा पहले से फैसला मौजूद है। साथ ही उन्होंने शहबाज गिल और शहजाद अकबर से पूछा आप दोनों ने कल तक को बैरून मुल्क तो नहीं जाना? उन्होंने कहा हमने क्यों जाना है, हम जाएंगे, कानून के मुताबिक जाएंगे। तो अदालत ने कहा कि कल नोटिस करके FIA से जवाब तलब कर लेते हैं। अदालत ने कहा कि आप साबिक मुशीर दाखिला से इस्तफसार किया कि आप FIA के इंचार्ज भी रहे हैं, आपने ये सब ख़त्म नहीं किया था, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं मुशीर था और आपकी अदालत ने फ़ैसला दिया था, मेरा एग्जेक्टिव अख्तियार नहीं था और जनाब की अदालत के फ़ैसले के मुताबिक होता था। लेकिन अगर किसी का नाम स्टॉप लिस्ट में माजी में डाला भी गया तो कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा था, कोई 6 माह पहले मुकदमा था, किसी के खिलाफ कोई फर्द जुर्म आयद होनी थी, किसी के खिलाफ कोई एविडेंस थी, किसी के खिलाफ कोई
FIR थी, किसी ने कोई केस किया, कोई जेल भुगत के आया, कोई ज़मानत थी, कुछ तो था ना। ये क्या है कि अभी हुकूमत ही नहीं बनी। ये इंतकाम का कौन सा तरीका है कि हुकूमत ही नहीं बनी और FIA ने स्टॉप लिस्ट में नाम शामिल कर दिया। अदालत ने शहजाद अकबर शहबाज गिल के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया और DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला से जवाब भी तलब कर लिया। मेरी अदालत से गुजारिश थी कि जैसे आप पहले बुलाते थे, DG FIA से जवाब ना मांगे, आप उनको डायरेक्ट बुलाएं और उनको बुला के पूछें कि आपने ये क्या किया है। इसमें अब जो ऑर्डर मैं आपको पढ़ के सुनाने लगा हूँ, जो पैरा नंबर 3 है, जो ऑपरेटिव पार्ट है इस ऑर्डर का, अदालत ने कहा है द ऑफिस इज़ डायरेक्टेड टू इशू नोटिस टू द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड डायरेक्टर जनरल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देयर नॉमिनेटेड ऑफिशियल शैल अपीयर एट 10:30 AM in tomorrow and explain who had authorized placing of the name of the petitioners and other 3 officials closely associated with the former Prime Minister on the list. They are expected to satisfy the court that the action was not based on victimization. अदालत ने कहा the office is directed to inform the above officials regarding this order telephonically. Copies be also sent through special messenger. The office is directed to release the petition on 13/4/22. The petition will be taken up for hearing at 10:30 AM. अदालत ने CM नंबर 2 जो थी, जो स्टे की थी, उसमें कहा टू नोटिस टिल द नेक्स्ट डेट फिक्स्ड द ऑपरेशन ऑफ द नो फ्लाई लिस्ट PNIL to the extent of the petitioners and other 3 officials Muhammad Azam Khan, Muhammad Gohar, Nafis and Arslan Khalid shall remain suspended. ये अदालत ने ऑर्डर जारी किया है और अदालत ने कल 24 घंटों के अंदर अंदर जवाब तलब किया है। मामला दिलचस्प हो गया है और ये मेरे ख़्याल में ये हुकूमत अभी पूरी बनी नहीं है और उनके ख़िलाफ़ अदालतों से सख्त अहकामात शुरू हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि यही अदालतें पहले फ़ैसले दे चुकी हैं, अब उसके मुताबिक फ़ैसले नहीं देंगे तो कौम की अदालत भी तो है, उसने भी तो देखना है। आपने देखा है कि अदालत को ये जमहूरियत है, ये आइन है कि अदालत को आवाम के सामने वजाहत देनी पड़ी है कि हमने जो अदालत रात गया खोली थी उसका मकसद आवाम की फलाह बहबूद था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हालात बेहतर होंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।